फ्रेंड्स, आजकल हम बात कर रहे हैं 2020 में रिलीज एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है पाताल लोक। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एपिसोड 8 को। बाकी एपिसोड के वीडियो के प्ले बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अब तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाथीराम दोबारा चित्रकूट जाता है तो उसे राजवीर गुज्जर उर्फ मास्टर जी से पता चलता है कि कैसे विशाल त्यागी दुनलिया गैंग का मेंबर बना और धीरे धीरे विशाल दुनलिया का चहेता बन गया। उसके बाद हाथीराम ग्वाला गुजर का पीछा करता है। वहीं ग्वाला गुजर का एक आदमी हाथीराम को मारना चाहता था, लेकिन हाथीराम भागकर अपनी जान बचाता है और तभी उसे डीएसपी साहब का कॉल आता है और वो हाथीराम को वार्न करते हैं कि तुम अभी सस्पेंड हो और ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारी जॉब चली जाए। अब आगे एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें कलकत्ता का एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां शुक्ला नाम का एक आदमी अपनी वाइफ के साथ डिनर करने गए होते हैं, लेकिन उनकी वाइफ लगातार फोन में बिजी होती है। तो शुक्ला जी उठकर स्मोकिंग जोन में जाते हैं, लेकिन जब वो अपना सिगरेट जलाने की ट्राई करते हैं तो उनका लाइटर नहीं काम करता। तो शुक्ला जी देखते हैं बगल में एक लड़की सिगरेट पी रही होती है और उसके पास लाइटर भी होता है। वो उससे लाइटर मांगते हैं तो देखते हैं वो लड़की रो रही होती है और रोते हुए कोई पोयम लिखती है, लेकिन जब शुक्ला जी उसके पास जाते हैं तो पोयम लिखना बंद कर देती है। तो शुक्ला जी उससे बोलते हैं कि किसी जमाने में मैं भी पोयम लिखा करता था, और वो सिगरेट पीते हुए कुछ पोयम गुनगुनाने लगते हैं और फिर लड़की को बोलते हैं आप भी गाइए ना। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें चित्रकूट का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज वाजपेयी जी की रैली निकल रही होती है और उनकी रैली में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और हम देखते हैं हाथीराम भी वही होता है। तो हाथीराम दो पत्रकारों को देखता है जो आपस में बात करते हैं कि वाजपेयी जी की पिछली कुछ रैलियों से हम ग्वाला जी को साथ में नहीं देख रहे। तो दूसरा पत्रकार बोलता है ये बातें तुम खुद वाजपेयी जी से पूछ लेना। तो बोलता है अरे वाजपेयी जी कभी किसी सवाल का सीधा जवाब देते हैं? अरे वो ब्राह्मण देव है, जलेबी खाते हैं और जलेबी की तरह सोचते हैं और उनका जवाब भी जलेबी की तरह होता है। और तभी हाथीराम की नजर अभितोष पर पड़ती है। वो पत्रकारों वाले एरिया में खड़ा होता है। जब हाथीराम उसको बुलाता है, अभितोष हाथीराम को देखकर वहां से भागने लगता है और भागते हुए एक कैमरामैन से टकरा जाता है और तब तक हाथीराम उसके पास पहुंच जाता है। हाथीराम उसकी डायरी वगैरह उठाकर उसको देता है। अभितोष कुछ भी नहीं बोलता और वहां से निकल जाता है। वही हम देखते हैं हाथीराम अभितोष का आईडी कार्ड अपने पास ही रख लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम संजू मेहरा को देखते हैं जो अपनी टीम को गाइड कर रहा होता है कि आने वाले इलेक्शन में हम कैसे प्रोग्राम करेंगे और किस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग को टारगेट करेंगे। वो टीम से उनकी राय भी मांगता है कि अगर उनके पास कुछ बेटर आइडिया हो तो जरूर शेयर करें। और वहीं हम देखते हैं आज अंसारी का आईएएस का इंटरव्यू चल रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होकर वापस चित्रकूट पर आ जाता है और हम देखते हैं रैली के बाद अब वाजपेयी जी पत्रकारों से बात करने वाले थे तो हाथीराम अभितोष का आईडी कार्ड इस्तेमाल करके वहां पहुंच जाता है क्योंकि उस जगह पर केवल पत्रकारों की ही एंट्री थी। और वहीं हम शुक्ला जी और उस औरत को देखते हैं जिसे हमने एपिसोड के शुरुआत में देखा था। और वहीं हाथीराम नोटिस करता है कि शुक्ला जी और उस औरत के बीच में कुछ तो संबंध था। दोनों आपस में हंसकर बातें कर रहे होते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। अब हाथीराम और भी जानकारी इकट्ठा करने के इरादे से वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है तो बताता है कि जो आदमी अभी वाजपेयी जी के साथ गया वो उनका पीए है, उनका नाम है शुक्ला जी। तो हाथीराम बोलता है वो तो मैं जानता हूँ शुक्ला जी को, लेकिन शुक्ला जी के साथ जो औरत थी उसका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे जानता हूँ। एक्चुअली हाथीराम उस गार्ड से और भी जानकारी लेना चाहता था, लेकिन वो गार्ड कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो हाथीराम अपने ऑटो वाले के साथ वहीं बाहर बैठकर उस औरत का इंतजार करता है। वो औरत जैसे ही बाहर आती है और अपने कार में बैठकर आगे बढ़ती है, हाथीराम उसका पीछा करते हुए होटल तक जाता है। वो देखता है वो औरत लिफ्ट में जाती है। वो उसी लिफ्ट में जाना चाहता था, लेकिन तब तक लिफ्ट बंद हो जाती है। अब हाथीराम सीढ़ियों से पीछा करता हुआ उस फ्लोर तक जाता है जिस फ्लोर पर जाके लिफ्ट रुकी हुई थी, लेकिन इससे पहले उस औरत को देख पाता वो औरत अपने कमरे में चली जाती है। इतना दौड़ भाग के बाद भी हाथीराम को उसका कमरे का नंबर नहीं पता चलता। वो निराश होकर वहीं सीढ़ियों पे बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि वो शुक्ला जी वहाँ आते हैं। अब वो शुक्ला जी पर नजर रखता है तो देखता है शुक्ला जी उसी
फ्लोर के एक रूम में जाते हैं और ये वही रूम होता है जिस रूम के अंदर वो औरत रुकी हुई थी और उस कमरे का नंबर होता है 317। अब हाथीराम नीचे रिसेप्शन पे जाता है और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि मुझे यहाँ पर एक रूम बुक करना है और इसी बहाने वो रजिस्टर चेक करता है और देखता है कि रूम नंबर 317 में जो औरत रुकी हुई है उसका नाम है चंदा मुखर्जी। तभी हाथीराम को तोप सिंह के गर्लफ्रेंड का नाम याद आता है, उसका भी नाम चंदा ही था। वो डबल चेक करने के लिए अपनी डायरी खोलता है तो देखता है तोप सिंह के गर्लफ्रेंड का नाम चंदा होता है। और तभी हाथीराम को तोप सिंह के फोन में मिले वो फोटोग्राफ याद आते हैं। वो कंफर्म हो जाता है कि ये तोप सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड चंदा ही है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और हम देखते हैं चंदा और तोप सिंह एक साथ होते हैं और एक कमरे में होते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं शुक्ला जी और चंदा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और वहीं हाथीराम होटल के बाहर नजर रखे हुए था। जैसे ही शुक्ला जी होटल से बाहर जाते हैं तुरंत ही हाथीराम उस कमरे का दरवाजा नॉक करता है तो चंदा देखती है कि शुक्ला जी अपना रिस्ट वॉच वहीं भूल गए थे तो उसे लगता है कि शायद शुक्ला जी दोबारा आए हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है हाथीराम कमरे के अंदर घुस जाता है तो चंदा बोलती है ये क्या तरीका है किसी औरत के कमरे में आने का और तुम हो कौन? तो हाथीराम बोलता है मैं दिल्ली पुलिस से हूँ और एक केस के सिलसिले में तुमसे कुछ बातें करनी है। तो चंदा डर जाती है तो हाथीराम बोलता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे कुछ रूटीन सवाल पूछने हैं तोप सिंह के बारे में। तो चंदा बोलती है कौन तोप सिंह? मैं किसी तोप सिंह को नहीं जानती। तो हाथीराम बोलता है अभी आपको सब कुछ याद आ जाएगा, थोड़ी देर बैठिए तो सही। तो चंदा हाथीराम को धमकाती है, उसको बोलती है तुम जानते हो मैं वाजपेयी जी के लिए काम करती हूँ, एक फोन किया ना और तुम्हारी नौकरी इधर गई। तो हाथीराम बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम शुक्ला जी को ही बुला लो, अभी यहाँ से बहुत दूर नहीं गए होंगे, मुझे भी उन्हें कुछ बताना है कि कैसे तुम मर्दों को फंसाती हो फिर उनका वीडियो बनाती हो और बाद में वो वीडियो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करती हो। लेकिन चंदा अभी भी अकड़ दिखाती है और बोलती है कि शुक्ला जी को चाकू के बारे में सब कुछ पता है। तो हाथीराम बोलता है और उसके मामा के बारे में? क्या शुक्ला जी जानते हैं कि तुमने उसके मामा को ब्लैकमेल किया था? अब चंदा डर जाती है तो चंदा हाथीराम को अपनी स्टोरी बताती है। वो बताती है कि चाकू का मामा मेरी मजबूरी का फायदा उठाता था और चाकू तो मेरे पीछे पागल ही हो गया था। और हम देखते हैं चंदा ने चाकू का कांटेक्ट नंबर अपने मोबाइल में पागल नाम से सेव किया था। अब सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है और ये वही सीन होता है जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था कि चंदा अपने होम टाउन कलकत्ता में होती है और अपने माँ बाप के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है और तभी उसके पास चाकू का कॉल आता है। पहले तो चंदा उसके कॉल को इग्नोर करती है लेकिन जब लगातार वो कॉल किए जा रहा था तो उसका फोन पिक करती है तो चाकू बताता है कि वो चंदा का पीछा करते हुए कलकत्ता आ गया है और उसके घर के सामने ही खड़ा है और वो चंदा के माँ बाप से शादी की बात करना चाहता है। और चाकू चंदा को धमकाता भी है कि अगर उसने मना किया तो उसके घर के सामने ही अपनी जान दे देगा। तो वही चंदा की मुलाकात शुक्ला जी से होती है और चंदा बताती है कि जब मैं शुक्ला जी से मिली तो मुझे नहीं पता था कि वो इतने बड़े आदमी हैं। मैं तो चाकू और उसके मामा से परेशान हो गई थी और यही वजह थी कि मैं अपना जॉब छोड़कर कलकत्ता चली गई और जब मेरी जिंदगी में शुक्ला जी आए तो मैं उनसे प्यार करने लगी। लेकिन चाकू अभी भी मुझे कॉल करके परेशान कर रहा था तो मैंने शुक्ला जी को चाकू के बारे में बताया और करीब 1-1.5 महीने पहले की बात है। शुक्ला जी ने मुझसे बोला कि तुम चाकू को एक काम के लिए राजी कर लो, उसके बाद वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। अब हाथीराम पूछता है वो काम क्या था? तो चंदा बताती है उसे दिल्ली के एक होटल में किसी विशाल त्यागी नाम के बंदे से मिलना था और कुछ दिन विशाल के साथ रहकर वहाँ एक काम करना था, लेकिन काम क्या था मुझे नहीं पता। अब हम देखते हैं हाथीराम होटल के बाहर आता है और अंसारी को कॉल करता है और इधर हम अंसारी को देखते हैं जो काफी निराश दिख रहा था क्योंकि आज उसका IAS का इंटरव्यू था और उसे लग रहा था कि शायद इस बार वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से अंसारी काफी निराश होता है और तभी उसे हाथीराम का कॉल आता है। तो हाथीराम बोलता है कि तुम्हारा एक फ्रेंड है एयरटेल में। तो अंसारी बोलता है हाँ उसका नाम दीपक है। तो हाथीराम बोलता है कि मुझे एक आदमी की कॉल डिटेल निकलवानी है लेकिन अनऑफिशियली। तो अंसारी पूछता है किसका? तो हाथीराम बोलता है DSP साहब का। तो अंसारी बोलता है अरे सर इस काम के चक्कर में तो मेरी जॉब भी जा सकती है। तो हाथीराम बोलता है हाँ तुम्हारी बात तो सही है, इसमें तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। सॉरी यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। ठीक है तुम भूल जाओ कि हमारे तुम्हारे बीच में कुछ ऐसी बात भी हुई थी।
अब सीन शिफ्ट होता है और हम संजीव को देखते हैं। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ डॉली बताती है कि उस फीमेल डॉग ने आज 3 बच्चों को जन्म दिया है। और हम देखते हैं संजीव इस पर नाराज नहीं होता और डॉली को बोलता है बहुत बढ़िया किया तुमने जो इस फीमेल डॉग को सहारा दिया। अब सीन शिफ्ट होकर हाथीराम पर आ जाता है। हम देखते हैं वो अपने होटल में रुका होता है। तभी वो देखता है कि उसके कमरे के बाहर कोई आता है और एक पर्ची दरवाजे के नीचे डालकर जाने लगता है। तो हाथीराम अपना गन निकालता है और उसका पीछा करता है। जब हाथीराम उसका पीछा करता है तो देखता है वो तो रिपोर्टर अभितोष होता है। तो हाथीराम उससे पूछता है कि अभितोष ये क्या है? तो अभितोष बोलता है ये समाज विकास पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट है जो ऑफिशियली 1 सप्ताह बाद अनाउंस होगी। तो हाथीराम बोलता है समाज विकास पार्टी का मतलब वाजपेयी जी के अपोजिट की पार्टी। तो अभितोष बोलता है हाँ। तो हाथीराम पूछता है इसमें है क्या? तो बोलता है चेक करो इसमें ग्वाला गुजर का नाम है। इसका मतलब इस बार ग्वाला गुजर वाजपेयी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। तो हाथीराम कंफ्यूज हो जाता है और अभितोष से पूछता है ये क्या बक रहे हो कि वाजपेयी जी को हमेशा तो ग्वाला गुजर का सपोर्ट होता है। तो अभितोष बोलता है यही तो बात है, लंबे समय से ग्वाला गुजर वाजपेयी को सपोर्ट करता है क्योंकि दुनलिया के काम करने का यही तरीका है। वो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, वो हमेशा वाजपेयी जी को सपोर्ट करता है। और अभितोष बोलता है कि दुनलिया का बुंदेलखंड में इतना वर्चस्व है कि उसके एक इशारे पे गुजर वोट बैंक इधर से उधर हो सकता है और बदले में वाजपेयी जी दुनलिया को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं और वाजपेयी जी का कट ग्वाला गुजर हवाला के द्वारा वाजपेयी जी तक पहुंचाता है और ये काम लंबे समय से चला आ रहा है और अभी तक तो ऐसा ही चल रहा था। और मुझे यकीन नहीं होता कि दुनलिया वाजपेयी जी के खिलाफ जाकर ग्वाला गुजर को चुनाव लड़वाएगा। तो हाथीराम पूछता है कि वाजपेयी के लोगों ने तुम्हारा ऑफिस क्यों तोड़ा? तो बताता है ऐसे तो वाजपेयी जी दलितों के हृदय सम्राट कहे जाते हैं, लेकिन जब भी वाजपेयी जी किसी दौरे पर जाते हैं गंगा जल के केन से भरी हुई एक जीप उनके साथ होती है। कहने के लिए वो दलितों के घर खाना खाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने पार्टी हाउस पहुंचते हैं वहां जाकर सबसे पहले गंगा जल से स्नान करते हैं ताकि वो पवित्र हो सके। और यही बात एक दिन मैंने अपने न्यूज में लिख दी। उसके बाद वाजपेयी जी के लोगों ने मेरा ऑफिस ही तोड़ दिया और जाते जाते बोल जाता है कि पुलिस वालों से चोर ही नहीं भागते सर, कभी कभी सच बोलने वाले भी पुलिस से दूर रहते हैं। अब हाथीराम अपने कमरे में जाता है और अपनी डायरी खोलता है और अपने लिखे हुए सारे नाम चेक करता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये केस है क्या। वो अपने सारे डॉट कनेक्ट करता है। पहले तोप सिंह, फिर उससे कनेक्टेड है चंदा और चंदा से कनेक्टेड है शुक्ला जी और शुक्ला जी से कनेक्टेड है वाजपेयी। लेकिन शुक्ला जी ने चंदा को ऐसा क्यों बोला था कि इस काम के बाद तोप सिंह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और दूसरा वही विशाल त्यागी जिसने संजीव मेहरा को सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसकी मास्टर जी से बात नहीं हो पाई। और ग्वाला गुजर का उस दिन पिंडदान वाली पूजा और फिर एकाएक ग्वाला गुजर का वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ना। और तभी हाथीराम को कुछ याद आता है तो हाथीराम उस ऑटो वाले को कॉल करता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर घाट पर जिसका क्रियाक्रम होता है उसका कोई रिकॉर्ड रखा जाता है क्या? तो बताता है कि यहाँ पास में एक घाट है, वहीं पर सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो हाथीराम बोलता है अभी चलना है मुझे। तो ऑटो वाला बोलता है कि सर इतनी रात को सही नहीं है, लेकिन हाथीराम जिद करता है। वो ऑटो वाला एक दुकान पे बैठा होता है और उसके साथ कुछ और लोग भी बैठे होते हैं। वो उनके सामने ही बोलता है कि ये बंदा मुझे मरवाएगा, सुबह से ही ज्वाला भाई के गाड़ी का पीछा कर रहा है। अब हम देखते हैं हाथीराम उस ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है वहां पर जातियों के नाम से अलग अलग डॉक्यूमेंट रखे होते हैं। वो गुजर समाज का डॉक्यूमेंट निकालता है और तभी उसे दुनलिया गुजर का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ हम अंसारी को देखते हैं। वो डीएसपी साहब के मोबाइल का लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड जब मैच करता है तो दंग रह जाता है। और इधर हम हाथीराम को देखते हैं जब वो रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो उसे धक्का देकर बाहर भागता है और तभी उसे अंसारी का कॉल आता है और अंसारी उससे बताता है कि आपका शक बिल्कुल सही था। डीएसपी साहब की कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन जब मैंने चेक किया तो वो तोप सिंह के पीले वाले फोन के लोकेशन से मैच करता है। तो हाथीराम अंसारी को बोलता है कि तुम एक काम करो, डीएसपी साहब के मोबाइल की कॉल डिटेल और उनके लोकेशन की एक फाइल बनाओ। इधर हाथीराम अपने ऑटो में बैठता है और ड्राइवर को चलने के लिए बोलता है। तभी वो देखता है ज्वाला गुजर के वो दोनों गुंडे दोनों तरफ खड़े होते हैं, उनके हाथों में गन होती है। उनमें से एक ऑटो के ड्राइवर को वही गोली मार देता है और वो हाथीराम से उसका मोबाइल फोन और गन दोनों ले लेते हैं और
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।